नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 पर पात्र कैदियों को विशेष माफी देने की घोषणा की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह माफी दिल्ली की अदालतों द्वारा सजा पाए उन कैदियों पर लागू होगी जो 26 जनवरी 2026 को जेल में होंगे और निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। गंभीर अपराधों के दोषियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू ने आपराधिक मामलों पर सवाल उठाए, वहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया। पासवान ने कहा कि राजद की ऐतिहासिक हार के बावजूद तेजस्वी को पद देना दर्शाता है कि यह पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है, क्योंकि उन्होंने हार के बाद मीडिया का सामना नहीं किया। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सिर से चिन्हित संदिग्ध मतदाताओं की सूची दिल्ली से कोलकाता स्थित सीईओ कार्यालय देर रात पहुंची, पर दिन में ही लीक हो गई थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि सूची पहले कैसे लीक हुई और इसकी प्रामाणिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला बंगाल दौरा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम कोलकाता के बजाय दुर्गापुर और आसनसोल पर केंद्रित रहेगा। इस दौरे का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और राट बंगाल क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना है। आतिशी ने दिल्ली के आदर्श नगर स्थित मेराकी बैंक्वेट हॉल में आग लगने से 5 लोगों के घायल होने पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने इसे सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही बताया। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एमसीडी नेता प्रतिपक्ष ने भी फायर एनओसी के तत्काल ऑडिट और बिना एनओसी वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा नेता संजय दास का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुड़ैल बताकर उनका सिर कलम करने की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस बयान पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। महोबा में 40 करोड़ रुपए के फसल बीमा घोटाले के तार दिल्ली, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा तक फैले हैं। जांच में पता चला है कि नदी, पहाड़ और वन भूमि पर फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया गया। चरखारी के कुआं गांव में 56 और कबरई के चिचारा में 159 जालसाजों ने भुगतान लिया। बीमा कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है। अब तक 34 लोग जेल जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने के बाद झारखंड में कैबिनेट विस्तार की संभावना है। झामुमो को संताल परगना और कोल्हान से 2 नए मंत्री मिलेंगे। राजद मंत्री संजय यादव की स्थिति पर अनिश्चितता है, जबकि कांग्रेस कोटे में भी फेरबदल के आसार हैं। यह विस्तार राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। पूर्व डीजीपी और भाजपा पार्षद आर श्रीलेखा ने सार्वजनिक सभा में पीएम मोदी का अभिवादन न करने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी के रूप में मिले प्रशिक्षण के कारण वे आमंत्रित न होने तक किसी वीवीआईपी के पास नहीं जाती। मेयर पद न मिलने की नाराजगी की खबरों को भ्रामक बताते हुए श्रीलेखा ने अनुशासन को महत्व दिया। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान आधारित आतंकी शहजाद भट्टी के करीबी रमन कुमार उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। गोलू को भट्टी से हथियार मिले थे और वह पंजाब में वारदात की फिराक में था। वह अंबाला थाना ब्लास्ट में भी शामिल था। इस गिरफ्तारी से सीमा पार आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, जिससे पंजाब में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल की अहम कड़ी टूट गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने गंगापुरा, इटावा का दौरा किया।
उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं और प्रधानों से मुलाकात कर मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा की। यादव ने कहा कि यदि बीएलओ मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए 3 साक्ष्य मांगे तो उनका वीडियो बनाएं, क्योंकि एक साक्ष्य ही पर्याप्त है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित किया। बिहार सरकार ने भूमि मापी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसमें भूमि को अविवादित या विवादित चुनना होगा। बक्सर जिले में 26 जनवरी से 31 मार्च तक मापी महाअभियान चलेगा, जिसका लक्ष्य 31 दिसंबर 2025 तक के सभी लंबित आवेदनों को शून्य करना है। यह पहल ईज ऑफ लिविंग के तहत पारदर्शिता और समयबद्धता लाएगी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों जैसे 50 अटल कैंटीन, अस्पतालों का डिजिटलीकरण और 11 नए अस्पतालों के निर्माण पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने विकसित दिल्ली के लक्ष्य पर जोर दिया और युवाओं के लिए नई स्टार्टअप नीति व शिक्षा हब की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बिहार राजस्व विभाग ने महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अब रैयत घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। ई मापी की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखीसराय में हजारों लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मुख्य स्थल बख्शी स्टेडियम के चारों ओर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है, जिसमें भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी मार्गों पर बैरिकेड्स और गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने गश्त और वाहन जांच तेज कर दी है और जनता से सहयोग की अपील की है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उचाना में हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिरौती की कौल बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है। चौटाला ने आढ़तियों की आढ़त में कटौती, बुजुर्गों की पेंशन रोकने और लाडो लक्ष्मी योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 31 जनवरी से पहले एरियर देने का ऐलान किया। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी एरियर और ग्रेच्युटी इसी तिथि से पहले मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसान व बागवान आयोग के गठन और कांगड़ा के परागपुर में एसडीएम कार्यालय व नलसूहा में पीएचसी खोलने की भी घोषणा की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के हरौली भूमि खरीद घोटाले पर बयान से हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सिर्फ ट्रेलर है। अग्निहोत्री ने हिमुडा द्वारा 2019 में बंजर जमीन की 28 करोड़ में खरीद और भुगतान की जिम्मेदारी पिछली सरकार पर डाली। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले से ही विजिलेंस जांच चल रही है। मामले से कहा कि सामने बात की मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की जलेब में अब सीटियां बजाने, फिल्मी गाने गाने और तलवारें लहराने पर प्रतिबंध रहेगा। सर्व देवता सेवा समिति ने देव परंपरा के विरुद्ध इन गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। नशीले पदार्थों के सेवन पर भी कार्रवाई होगी। समिति ने देवताओं के स्थानों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने और बजंतरियों का मानदेय बढ़ाने की भी मांग की। बाला साहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी समारोह में उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनाव में हार स्वीकार की, लेकिन जोरदार वापसी का संकल्प लिया। उन्होंने भाजपा पर परोक्ष हमला करते हुए महाराष्ट्र के लोगों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने भी बाला साहेब के अद्वितीय नेतृत्व की प्रशंसा की और मौजूदा राजनीति पर असंतोष व्यक्त किया। दोनों भाई पहली बार एक मंच पर दिखे। हरिद्वार में अर्धकुंभ से पहले धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग तेज हो गई है। श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऐसे प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है।
उन्होंने हरिद्वार के गंगा घाटों पर भी विशेष प्रावधानों की आवश्यकता बताई। शासन स्तर पर भी इस विषय पर विचार मंथन चल रहा है, जिससे देवभूमि की पवित्रता बनी रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जम्मू के पलौड़ा स्थित बीएसएफ मुख्यालय में रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि जवानों के बलिदान से देश में शांति और नागरिकों का जीवन सुरक्षित है। पासवान ने रोजगार मेले को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का प्रतीक बताया और नवनियुक्त युवाओं से ईमानदारी व राष्ट्र सेवा से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने का आह्वान किया। बंगाल में निपाह वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान एनआईएमआर की टीम ने कोलकाता के अलीपुर प्राणी उद्यान जू में चमगादड़ों के रक्त और स्वैब नमूने एकत्र कर आरटी-पीसीआर जांच शुरू की है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ जवानों ने एक यात्री के खोए हुए स्मार्ट चश्मे को ढूंढकर लौटाया। सुरक्षा जांच के दौरान यात्री अपने चश्मे भूल गया था। जवानों ने तत्परता दिखाते हुए यात्री की पहचान कर उसे बोर्डिंग से पहले चश्मा सौंप दिया। यात्री ने सोशल मीडिया पर सीआईएसएफ की ईमानदारी और सजगता की सराहना की, जिससे यह घटना वायरल हो गई। चुनाव आयोग के कड़े रुख के बाद मुर्शिदाबाद के फरक्का से टीएमसी विधायक मंडिरुल इस्लाम के खिलाफ मतदाता सूची सुनवाई केंद्र पर तोड़फोड़ और हंगामे के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आयोग ने कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई थी। विधायक ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया, जबकि भाजपा ने गिरफ्तारी की मांग की है। आयोग ने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। और सातवें संफार ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के निर्माण इतिहास पर नए शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्राचीन शिलालेखों के आधार पर दावा किया गया है कि मंदिर के प्रथम निर्माता राजा नहीं बल्कि पल्ल नामक एक कुशल शिल्पी थे। यह खोज नृसिंह मंदिर परिसर के पास मिले एक शिलालेख से हुई है, जो अब तक की ऐतिहासिक धारणाओं को चुनौती देती है और मंदिर निर्माण में शिल्पकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देते हुए अपने दर्द को साझा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद बालासाहेब से अक्सर न मिल पाना पार्टी छोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक था। राज ने बालासाहेब को एक पर्वत बताया और मातोश्री छोड़ने के व्यक्तिगत नुकसान को याद किया। उन्होंने अपने ताऊ के साथ बचपन की यादें और उनके प्रभाव को भी बताया। अहमदाबाद के लगभग 1 दर्जन स्कूलों को बम धमाकों की गुमनाम ईमेल धमकियां मिली, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने बम रोधी दस्ते की मदद से स्कूलों की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बाद में पता चला कि ये धमकियां फर्जी थीं। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने के खिलाफ चेतावनी देने वाले इन ईमेलों के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा। साइबर अपराध शाखा अब इस मामले की जांच करेगी।